नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की। प्रदेश में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और इसी के मद्देनजर देहरादून समेत कई जिलों में बारिश शुरू भी हो गई है। मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से अगले 48 घंटे लोगों को खास तौर पर सतर्क रहने की जरूरत है। खास तौर पर कहा गया है कि नदी किनारे रह रहे लोग सावधान रहें। तो 2 दिनों का अलर्ट जारी किया गया था भारी बारिश का, और आपने देखा है कि बारिश भी शुरू हो गई है। मौसम ठंडा होगा और पहाड़ी इलाकों पर जब ज्यादा बारिश होती है तो उसका असर मैदानी इलाकों में भी होता है। आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी है, यानी कि अगर आप देखिए 2 दिन बारिश रहने वाली है, तो अगर आप कोई प्रोग्राम बना रहे हैं तो थोड़ा सा आपको इसमें तब्दीली करनी पड़ सकती है। उत्तराखंड में अगले 48 घंटे तेज बारिश का अलर्ट है। मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से कहा गया है कि पश्चिमी विक्षोभ का असर प्रदेश भर में देखने को मिलेगा। लैंडस्लाइड भी कई जगह पर हो सकती है और नदियों का जलस्तर भी बढ़ा रहने वाला है, इसलिए लोग खास तौर पर एहतियात बरतें, पहाड़ों में सफर करने से भी बचें। ये भी मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से कहा गया है और एडवाइजरी जारी कर दी गई है। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ भारती सकलानी, न्यूज 18 देहरादून। और विक्रम हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। विक्रम, बारिश का क्योंकि जिक्र था, मौसम विज्ञान केंद्र ने अलर्ट जारी कर दिया था, बारिश शुरू हो गई। अब एहतियात के तौर पर क्या प्रशासन की तरफ से हिदायत दी जा रही है? जी बिल्कुल, जो मौसम है वो बदल रहा है और शुरुआत भी हो गई है। और हमने बोला था कि 17 से ये शुरुआत हो जाएगी और 17 में भी अच्छी बारिश प्रदेश में है। साथ में जो भारी या बहुत भारी वर्षा है वो भी पहाड़ों में कहीं कहीं पर मिलेंगी। लेकिन ये जो एक्टिविटी है खास देखेंगे तो आज शाम रात से विक्रम जी, मैं माफी चाहूंगी आपसे, मुझे लगा कि हमारे सहयोगी हैं। विक्रम सिंह जी हमारे साथ निदेशक है मौसम विज्ञान केंद्र के। जी विक्रम जी, क्योंकि अलर्ट जारी कर दिया गया है। जी अलर्ट दिया है, तो आज शाम रात से जो एक्टिविटी और बढ़ेगी। और आप इसको ये समझे कि 19 की शाम रात तक जो ही रहने वाली है। और इसमें पूरे प्रदेश में जो हल्की मध्यम की तो बात ही शायद नहीं करनी पड़ेगी। मैं ये कहूँगा कि भारी और बहुत भारी बारिश है सभी जगहों में मिलेगी। विक्रम जी, खासकर जो पहाड़ों में है बहुत ज्यादा बारिश है, एक्सट्रीमली हैवी तक भी होगी। तो उसकी वजह से हमने पूरा रेड अलर्ट जो है 18 और 19 के लिए किया है जी। आज भी ऑरेंज अलर्ट है। और इसमें लोगों से यही अपील है कि ये जैसे आप लोगों ने कोविड के दौरान संयम रखा है कि नहीं निकले, अपने घरों में रहे, तो मैं वैसी अपील लोगों से करूंगा कि 2 दिन जो है 18 और 19 को जो है आप लोग संयम बरतें और कोशिश ये रहे कि ना निकलें जो है। बिल्कुल। क्या आगे भी इस तरह की कोई जैसे अब 2 दिन की बारिश है वो जरूर तबीयत के लिए भी बहुत सही नहीं रहने वाली। हम देख रहे हैं कि डेंगू इन दिनों बहुत ज्यादा परेशान किए हुए, मलेरिया की बात करें और फिर त्योहारी सीजन है, भीड़ भाड़ अमूमन ज्यादा रहती है, तो उस लिहाज से भी कुछ मशवरे अगर आप देना चाहें, किस तरह का एहतियात लोगों को रखना चाहिए विक्रम जी? बिल्कुल, अभी जो है जो वेदर की एक्टिविटी मेन तो उसी का है कि नदियों में पानी बढ़ेगा, हो सकते ब्रिजेज वगैरह भी कहीं कहीं वॉश आउट होंगे, रोड जगह जगह टूटेंगी, लैंडस्लाइड काफी जगह होगा जी। तो ये 2 दिन जो है पूरी तरह दिक्कत वाले हैं, 18 और 19 में ये कहूंगा। उसके बाद हालांकि मौसम साफ हो जाएगा, लेकिन हाँ ये कि रास्ते खुलना या इसमें हो सकता है वो समय लगेगा। तो ये 2 दिन है, उसके बाद मौसम फिर साफ हो जाएगा। तो उसके बाद तो ठीक है, मौसम जो अब धीरे धीरे जो है टेम्परेचर्स भी डाउन होते रहते हैं होते हैं और अब ये स्पेल आ जाएगी तो उसके बाद थोड़ा तेजी से गिरेंगे तापमान, चाहे न्यूनतम है चाहे अधिकतम है। तो ये चीजें रहेंगी। तो उसके बाद मैं समझता हूँ कि मौसम की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 2 दिन दिक्कत वाले हैं। विक्रम सिंह जी बहुत शुक्रिया। निदेशक मौसम विज्ञान केंद्र हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि ये 2 दिन तो बारिश रहेगी, आपको एहतियात बरतनी है, लेकिन हाँ आगे मौसम साफ रहेगा। अब क्योंकि सर्दियां शुरू हो जाती है, आप जानते हैं दिवाली के बाद, तो थोड़ा आपको भी एहतियात बरतना होगा। हरिद्वार के सिडकुल में प्यार में पागल एक युवक ने प्रेमिका से शादी नहीं होने पर ब्लेड से अपने ही गले पर वार कर दिया। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल युवक की हालत नाजुक बनी हुई है। आत्महत्या की कोशिश करने वाले युवक का नाम अनूप पांडे है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर का रहने वाला है। हरिद्वार के सिडकुल में फैक्ट्री में काम करता था और युवक के साथी के मुताबिक पीड़ित का किसी लड़की से प्रेम प्रसंग था। लड़की शादी कहीं और करने वाली थी और जिसके बाद इसने ये कदम उठाया।
कह रहा था यार मेरी शादी नहीं हो पा रही है, मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ उसके पापा के पैर पकड़े, पाँव छुए, लेकिन मान ही नहीं रहे हैं। कह रहे हैं उसकी शादी फिक्स कर दी, हम उसकी सगाई करेंगे। लोगों ने अपना स्वयं ही गला काट दिया है। हमें एडीबी चौक के पास एक लड़का घायल अवस्था में मिला था, तो तत्काल मौके पर चेतक पहुंची, तो उससे पूछा तो बोलने की स्थिति में वो नहीं था, लेकिन उसने इशारों में करके बताया कि मैंने अपना गला खुद काटा है, मेरा गला किसी दूसरे ने नहीं काटा। उसके हाथ में एक ब्लेड खून से सनी हुई, हाथ भी उसके खून से सनी हुई था, जेब में एक चाकू बरामद हुआ है। उसकी जान बचाने के लिए उसे तत्काल 108 के माध्यम से हॉस्पिटल भर्ती करा दिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अयोध्या दौरे की बात करेंगे तो यहां पर जोरदार स्वागत हुआ। सीएम धामी ने मंदिर में दर्शन किए। मुख्यमंत्री धामी पहले हनुमानगढ़ी गए और फिर वहां से रामलला के दर्शन के लिए गए। सीएम धामी आज यहां कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, उसके बाद देहरादून लौटेंगे। सरयू आरती में उन्होंने वैसे हिस्सा लिया था, तस्वीरें भी सामने आई, हमने आपको दिखाई भी। और गोंडा के महेशपुर गांव में दिल्ली सेवाधाम द्वारा आयोजित कार्यक्रम में वो शामिल होंगे और धर्मशाला की आधारशिला रखेंगे। फिलहाल सीएम धामी जो है वो गोंडा पहुंच चुके हैं। बचपन से आता रहा हूँ, मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा हूँ या रामगंज महल ट्रस्ट में, ये साकेत महाविद्यालय में मेरा कई बार आना हुआ है। कम से कम 50 बार मैं यहाँ आया हूँ और बहुत लगाव है। और हमारे श्रद्धेय भाई साहब बैठे हैं यहाँ, कल्लू सिंह, आपके सानिध्य में रह के हमने बड़ा काम किया है, तो इसलिए कोई वैसा नहीं है, कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है। अयोध्या दौरे पर पहुंचे सीएम धामी सरयू तट पर भी पहुंचे। शाम को होने वाली आरती में भी वो शामिल हुए और उन्होंने आरती में हिस्सा लिया। तस्वीरें आप भी देखिए। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भगवान राम के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचे और इसी के साथ इस दौरे के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या यूपी के साथ भगवान राम का नाम उत्तराखंड में भी काम आएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी राम की नगरी अयोध्या में हैं। शिव के धाम केदारनाथ में दर्शन करने के बाद अब उन्होंने भगवान राम के दर्शन किए। धामी का कहना है कि शिव का धाम हो या राम का नाम, दोनों एक हैं, लेकिन राजनीतिक चर्चाएं सीएम धामी के राजनीतिक दौरे के वक्त को देखते हुए हो रही हैं। बीते करीब 5 साल में न त्रिवेंद्र अयोध्या गए न तीरथ अयोध्या गए, तो ऐसे में अचानक सीएम धामी का अयोध्या में भगवान राम के दर्शन का कार्यक्रम कैसे बन गया। सीएम धामी का कहना है कि अयोध्या तो पहले भी गए, लेकिन अब जो काम भगवान राम के लिए प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं वो खास है। बचपन से चूंकि मैं कई बार अयोध्या पहले भी गया हूँ, मैं अपने विद्यार्थी जीवन में भी अयोध्या गया हूँ, मैंने दर्शन किए हैं। और मैं जब देखता था कि भगवान राम टेंट के ऊपर हैं, टेंट लगी हुई है, चारों तरफ सरिया लगी हुई है, टेंट लगा हुआ है, उस पर तंबू लगे हैं। भगवान राम कब जो है अच्छा जो उनका जैसा महल है, उस महल के अंदर कैसे कब विराजमान होंगे, तो वो रास्ता प्रशस्त हो गया है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भगवान राम का वहाँ पर मंदिर बन रहा है। उत्तर प्रदेश की सियासत और बीजेपी के एजेंडे में भगवान राम का नाम फिट बैठता है, लेकिन 2022 में चुनाव उत्तर प्रदेश में भी होने हैं और उत्तराखंड में भी। ऐसे में भगवान राम का नाम देवभूमि की सियासत पर भी असर डाल सकता है। यहाँ केदारनाथ बाबा का इतना बड़ा हमारा धाम है और उधर भगवान राम का स्थान है, और अभी ये संजोग है कि मैं पहले केदारनाथ गया, चूँकि दोनों एक ही हैं, भगवान राम और भगवान शिव, तो यहाँ भगवान शिव का आशीर्वाद लिया, भगवान राम का आशीर्वाद लेंगे। उत्तराखंड में बीजेपी 2 बार सत्ता में रह चुकी है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले अयोध्या जाने का मौका बतौर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को ही मिला और देवभूमि की सियासत में भी भगवान राम का नाम काम आएगा, यही उम्मीद उत्तराखंड में बीजेपी को है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। 2022 विधानसभा चुनाव नजदीक देखते हुए कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर कार्य बहिष्कार कर सरकार पर दबाव बना रहे हैं। इधर विपक्षी दल के नेता भी चुनावी अवसर का फायदा उठाकर आंदोलन में समर्थन को पहुंच रहे हैं। चंपावत में 1000 से ज्यादा आंगनबाड़ी वर्कर की मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी वो दे रही हैं। पालिका अध्यक्ष भी इनके समर्थन में आ गए हैं। काफ़ी दिनों से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं धरने पर बैठी हैं। आज मैं नगर पालिका चंपावत की तरफ से इनको समर्थन देता हूं। इनकी मांगें
जो मानदेय के लिए हैं, इनकी मांग यथाशीघ्र मानी जाए, नहीं तो उग्र आंदोलन इनके द्वारा हम भी उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। जो उन्होंने आश्वासन दिया है उनकी इसी बात को लेकर हमारा जो है अब आगामी 21 तारीख तक जो है हमारा अनिश्चितकालीन हड़ताल और धरना प्रदर्शन यूँ ही चलता रहेगा। और अगर 21 तारीख के बाद अगर कोई निष्कर्ष हमारे लिए नहीं निकलता है तो आंदोलन हमारा आगे भी चलेगा। चुनाव से पहले क्षेत्रीय पार्टियां भाजपा और कांग्रेस को बहस की चुनौती देकर अपना स्थान बनाना चाहती हैं। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी भी कांग्रेस और भाजपा को हर जिले में विकास को लेकर बहस करने की चेतावनी दे रही है। जागेश्वर विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा है कि राज्य में भाजपा और कांग्रेस ही दो मुख्य पार्टियां हैं। राज्य की जनता को पिछले 10-10 सालों के कार्यकाल का आकलन करना चाहिए। 2007 में और 2017 में उनका भी कार्यकाल 10 साल का रहता है, तो इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए कि उनके कार्यकाल में विकास के रूप में क्या क्या हुआ और गरीबों के हितों के लिए क्या क्या योजनाएं बनी, ताकि जनता को ये पता चले कि पिछले 21 सालों में बातें बहुत बड़ी बड़ी हुई, भ्रष्टाचार की, बेईमानी की, लेकिन किसी पर भी कोई कार्रवाई नहीं। अगर ये नूरा कुश्ती का मामला नहीं है तो ये बहुत अच्छा है और इससे उत्तराखंड की जनता को पता चलेगा कि 21 साल में क्या क्या हुआ। ऋषिकेश में बीएसएफ के 221 ट्रेनी जवानों ने डोईवाला सेंटर में आपदा और साहसिक गतिविधियों की ट्रेनिंग ली। 7 दिन के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में जवानों को वाटर राफ्टिंग, रिवर क्रॉसिंग जैसे एडवेंचर जो हैं उनका प्रशिक्षण दिया गया। कठिन परिस्थितियों में जवान दुश्मनों को परास्त कर सकें, मकसद यही है। अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी बनाने की घोषणा की, लेकिन आम आदमी पार्टी के अंदर ही इसे लेकर नाराजगी है। अब चुनाव प्रचार में आप नेता इस मुद्दे की बात ही नहीं करना चाहते और इसके पीछे वजह है मुस्लिम वोटर। उत्तराखंड दौरे के दौरान जिस जोर शोर से आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सत्ता में आते ही प्रदेश को आध्यात्मिक राजधानी बनाने की बात कही थी, वो अब हवा हो गई है। पार्टी के नेता ही मानते हैं कि उत्तराखंड में मुद्दों की कमी नहीं है, इसलिए आध्यात्मिक राजधानी की बात कहना बेमानी है। और वहीं पार्टी के सीएम फेस रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल सफाई देते हैं कि उत्तराखंड में आध्यात्मिक राजधानी की बात के मायने अलग हैं। नहीं, मेरा कहना सिर्फ इतना है कि ठीक है, आध्यात्मिक राजधानी में हम लोग जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनका डेवलपमेंट होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, उससे कोई कहीं भी कोई भेदभाव हमें कोई नज़र नहीं आता, ठीक है। लेकिन उसे कैंपेन के रूप में चलाना वो शायद एक गलती हो सकती है। स्पिरिचुअल फीलिंग है, अध्यात्म का क्या मतलब हुआ? स्पिरिचुअल राजधानी हिंदुओं के जो वे ऑफ फंक्शनिंग है, वे ऑफ लिविंग है, उस तरीके की जो एक्टिविटीज होती हैं उसके लिए तो यहाँ पे आध्यात्मिक बहुत सारी एक्टिविटी है। लेकिन इससे मुस्लिम वोटर्स जो है वो नाराज होने की बात कही जा रही है और कहीं नहीं है। इसमें क्या है, समझदार हैं आज लोग। हमने कहीं धर्म की राजनीति तो करनी नहीं है, हमने तो करना है कि कैसे काम को आगे बढ़ाया जा सके। अगर यहाँ पे स्पिरिचुअल फीलिंग के लिए उत्तराखंड में इतने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उनको एक साथ जोड़ने की जरूरत है। एक साथ जोड़ोगे तो अपने आप ही उत्तराखंड का नाम भी बढ़ेगा, यहाँ पे रेवेन्यू जनरेशन होगा, समाज की तरक्की होगी। बहरहाल बीजेपी कहती है कि मुस्लिम वोट बैंक छटकने के डर से अब आप बैकफुट पर है और तुष्टीकरण और छल की राजनीति करती है। आम आदमी पार्टी छल की और झूठ की राजनीति करती है। उत्तराखंड पहले से ही आध्यात्मिक राजधानी है और आज से नहीं है, सदियों से है। इसे कैसे भव्य रूप दिया जाए, उसके लिए ऑल वेदर रोड बनाया जा रहा है, उसके लिए पहाड़ ट्रेन चढ़ाई जा रही है, उसके लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स लाए जा रहे हैं, उसके लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन कुछ लोग जो शाहीन बाग की आध्यात्मिक राजधानी से बनाना चाहते थे, उन लोगों ने थोड़ा सा टर्न डाउन करने की कोशिश की। लेकिन ये देखिए कि अगर उन्होंने ये बताया कि नहीं, हम तो सनातन धर्म की आध्यात्मिक राजधानी की बात कर रहे थे, तो अब पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अल्पसंख्यक इलाकों में, मुस्लिम इलाकों में जब वो जा रहे हैं तो अपनी जान बचा रहे हैं, कह रहे नहीं, हमने कभी नहीं कहा, हम तो इस पे बात ही नहीं करना चाह रहे, कोई आध्यात्मिक राजधानी की बात हमने नहीं की। ये इसे कहते हैं तुष्टीकरण की राजनीति। बहरहाल प्रदेश में करीब 14% के करीब मुस्लिम वोटर हैं और अब चुनाव करीब आते ही मुस्लिम बाहुल इलाकों में जाते समय आप नेता भी जनता के मर्म को समझते हुए इस मुद्दे से साइडलाइन होने लगे हैं। भारती सकलानी, न्यूज़ 18, देहरादून। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्योंकि आज गोंडा में है, बेहद ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम, कुछ तस्वीरें सामने आ रही वो आपको हम दिखा रहे हैं। आप जानते हैं
कल वो अयोध्या रहे और ये तस्वीरें गोंडा से सामने आ रही हैं। और जैसे ही वो संबोधित करेंगे हम आपको सुनाएंगे वो क्या कहते हैं, लेकिन उनके इस दौरे को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री धामी जो है अयोध्या में कल वो रहे, यहाँ उन्होंने दर्शन पूजन किए, उसके बाद आरती में हिस्सा लिया। हालांकि उनका कहना है कि वो यहाँ पर काफ़ी बार आए हैं, लेकिन चुनाव है तो इससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। और अभी गोंडा का जो कार्यक्रम है उनका, आपको हम वहाँ से तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक धर्मशाला की आधारशिला भी रखी जाएगी, बेहद ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम। और अगर मुख्यमंत्री संबोधित करते हैं, वो कुछ कहेंगे तो हम आपको सुनाएंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के साथ ही देश में दूध क्रांति लाने वाला अमूल ब्रांड भी अपनी 75वीं सालगिरह का जश्न मना रहा है। इस मौके पर आइए आपको दिखाते हैं कि अमूल ने समय समय पर अपनी बात देश विदेश में कैसे कामयाबी के साथ पहुंचाई। अमूल ने अनूठे अंदाज में अपने प्रोडक्ट्स की जानकारी लोगों तक पहुंचाई। अमूल का हर विज्ञापन नई कहानी कहता है। अमूल की कोशिश रहती है कि अपनी बात निराले और दिलचस्प अंदाज में आप तक पहुंचाए। आइए देखते हैं अमूल की एक और अमूल्य कहानी। 1995 में भारत में एनरॉन पावर प्रोजेक्ट एक बड़ा विवाद सामने आया। महाराष्ट्र में अमेरिकी ऊर्जा कंपनी एनरॉन से बिजली खरीद फैसला हुआ। एनरॉन की बिजली महंगी थी। 1995 में महाराष्ट्र में कांग्रेस हारी और शिवसेना बीजेपी की सरकार। बिजनौर के सीमावर्ती गांव के लोग लंबे समय से उत्तराखंड राज्य में शामिल होने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक इन्हें भरोसे के सिवा कुछ नहीं मिला। के दौरान हुए उत्तराखंड राज्य बनने के दौरान हुए परिसीमन का शिकार हुए बिजनौर के 123 ग्राम पंचायतों की 1.5 लाख आबादी सीमा पर बसे होने का दंश झेल रही है। इस आबादी में करीब 70% लोग उत्तराखंड मूल के हैं और बुनियादी सुविधाओं के लिए कोटद्वार पर निर्भर हैं। यहाँ से लखनऊ 519 किलोमीटर जबकि देहरादून महज 110 किलोमीटर दूर है। यही वजह है कि संघर्ष समिति लगातार संघर्ष कर रही है। हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, विभिन्न सुविधाएं हमें उत्तराखंड से ही प्राप्त हैं और जहां उत्तराखंड राज्य में हमारे से मिलने से इस क्षेत्र का चौमुखी विकास होगा, इसमें कोई शक नहीं है। जब से उत्तराखंड राज्य की मांग की गई थी तब से हम इस क्षेत्र को उत्तराखंड राज्य में मिलाने के लिए एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।